कोडिंग चालू कर दी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो नाम से बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो समथिंग रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट, मतलब कोई भी चीज जो चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट पे होगा, ठीक है। इसके बाद में हमने बोला कि आज तारीख कितनी है, 8, 6 और 8 जून 2021। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया क्या स्टार्ट किया? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है हमें, मैं बताता हूं आपको। हमें पता है कि चार्जेस के बीच में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है ना। इट मींस देयर इज सम फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्जेस, तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। हाँ, तो मान लो हमने एक चार्ज ले लिया Q1, इसका मास है M1। दूसरा चार्ज लिया Q2, इसका मास था M2, है ना। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा, आप बताना, पहली बात ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे एक दूसरे को? शाबाश बताओ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बताओ बच्चों, शाबाश, अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो तुम तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो गए। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को? जल्दी बताओ। अरे सेम सेम, जल्दी बताओ। रिपेल करते हैं ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। मान लो मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो ये किधर मूव करेगा? दिस इज फ्री टू मूव, तो क्या ये इधर मूव करेगा? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। समझ में? अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको फ्री कर दिया, फ्री टू मूव, और अब इसको फिक्स कर देता हूं। इसको फिक्स कर दिया मैंने, हाथ से पकड़ लिया ऐसे, तो दूसरे वाला किधर मूव करेगा? दूसरे वाला रिपेल होगा, वो इधर मूव करेगा। समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे F on 1 ड्यू टू 2। तो इसको नाम दे दिया हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर आपके समझ में आया हो तो। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है, ओके। तो जब शक करे तो बोल देना, ठीक है? ओके, गुड। ध्यान से देखना। और सभी, अब चलो तो स्लो पढ़ा देते हैं थोड़ा। देखो ध्यान से सभी कि सर F on 1 ड्यू टू 2 ये हो गया, F on 2 ड्यू टू 1 ये हो गया। अगर मान लो अगर हम बात करें तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। पहली तो बात आप एक खुद बताओगे, क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, तो हम बोल देंगे कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं इसको प्लस, इसको मैं माइनस का क्यू ले लूं, माइनस का Q1, और इसको प्लस का Q2, तो क्या दोनों अट्रैक्ट करेंगे? इसको अगर मैं फिक्स कर दूं, चिपका दूं यहाँ पे फेविकोल से, तो ये किधर दौड़ेगा? इसकी तरफ दौड़ेगा। दिस इज F on 2 ड्यू टू 1, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब इसको फिक्स ना करके इसको फिक्स कर देता हूं, इसको फिक्स कर देता हूं। अब मैं इसको फेविकोल से चिपका दूं और इसको फ्री कर दूं, तो ये किधर मूव करेगा? ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो F on 1 ड्यू टू 2। हमने देखा इस केस में भी, देखो इस फोर्स की ये डायरेक्शन है तो इस फोर्स की ये डायरेक्शन है। मतलब हमें ये पता लग गया कि जो फोर्सेज है वो बेसिकली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल लगती है। सेकंड पॉइंट, जो फोर्सेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। समझ में आया नहीं आया? जो फोर्सेज है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल लगती है, और जो फोर्सेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है ना। हाँ, जब ये चीजें पता लगी, ओके, जब ये चीजें पता लगी तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आया? ध्यान से देखना कि जो फोर्स है वो दोनों के बीच में कैसे लग रही है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। फिर इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F on 1 ड्यू टू 2 एंड F on 2 ड्यू टू 1,
ये मैग्नीट्यूड होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। जैसे ये ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, तो हमें तीन बातें और पता लग गई। फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइन लगती है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। तीसरी बात, क्या इसने इस पे फोर्स लगाया जब इसने इसको पकड़ के धक्का मारा? क्या इसने इस पे फोर्स लगाया तब इसने इसको पकड़ के धक्का मारेगा? नहीं ना, किसी ने किसी को कोई धक्का नहीं मारा, किसी ने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। समझ में आया? यस, ये तो अच्छी बात है। मतलब देखो, तुम कोई भी चीज छोड़ते हो तो जमीन की तरफ दौड़ती है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ऐसा थोड़ी कोई जमीन में से हाथ निकल के आता है, बोलता है चल भाई तेरा टाइम हो गया, आज आप नीचे चल। ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। मतलब कोई हाथ निकल के नहीं आता और सीधी फोर्स लगती है। तो इस फोर्स को बोलते हैं हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। समझ में आया? है ना। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड प्रॉब्लम। ओके, ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को ये बात बताओ, अब आ रही है आवाज अच्छे से? अब आ रही है? हाँ, ओके। तो देखो, हमें पता चला कि जो ये फोर्स होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगती है, ठीक है। और ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, मतलब ना ये इसको टच करता है ना ये इसको टच करता है, फिर भी फोर्स लगाता है ना, इशारों में, है ना। समझ में आया ना? हाँ, तो वही चीज है। तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गई, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें पता लग गई। अब आती है बात कि ये फोर्स जो होती है सर, ये जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, ये और ये दो हमारे पास चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में बताया हमें कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब साहब ने हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। कूलम्ब साहब ने हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, मतलब F21 और F12, समझा? अब चले, ओके। देखो, F12 और F21, ऐसा बोला गया कि जो ये फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, Q1 and Q2. The force on 1 due to 2 and the force on 2 due to 1 is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात आती है मैग्नीट्यूड, याद रखना मैग्नीट्यूड, यस। दूसरी बात आती है कि जो F12 है और F21 है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल। मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की दूरी ये है R। कितनी है ये? R। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगी? R², है ना। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, तो हमारे पास आंसर आया F12 और F21 is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R²। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या लिया, एक के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया।
तो ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना ये मोड लेना है चार्जेस का। ठीक है, मोड लेना है चार्जेस का। आगे चले बच्चों। हाँ, हमें पता चला कि जो ये मोड है, जो ये मोड है, इसमें जो कांस्टेंट के लिया है इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। आप बोलोगे सर यूनिट क्या होती है, मैं बोलूंगा यूनिट तुम निकाल लो। मैं बोलूंगा यूनिट तुम निकाल लो। यूनिट जब तुम लोग निकालोगे तो तुम्हें नजर आएगा, हाँ, यूनिट जब तुम लोग निकालोगे तो बाकी सभी चीजों को उधर भेज दो। तो ये तो न्यूटन, आर स्क्वायर उधर चला गया, मीटर स्क्वायर, चार्ज गया 2 कुलम कुलम, तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, यूनिट तो निकालनी आती है, इंटेलिजेंट हो गए है भाई, इंटेलिजेंट हो गए यार तुम तो आपने ये यूनिट निकाली तो इसकी यूनिट ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसकी यूनिट ये होती है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट या कूलम्स फोर्स कांस्टेंट। समझ में आया क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, अच्छी बात है। अब बच्चों ध्यान से देखना, हम जानते हैं 1/4πε0, ये के की ही वैल्यू होती है, के को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें इसको ऐसे लिख देते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए कोई आपसे बोले तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो इसको उधर ले जाओगे और इसको उधर, तो आप लिखोगे 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट निकालोगे तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ऊपर ले जाओगे न्यूटन को तो पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो पर मीटर स्क्वायर, है ना। बच्चों मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। आगे देखो, चार्ज की चाहे डिस्टेंस चेंज हो चाहे ना हो, के की वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ चार्ज and whatever the value of r, the constant will remains same। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये देखो, एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, ये जो फोर्स होती है, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ मीडियम, nature of medium in which charges are placed, charges are placed। याद रखना ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है तो के भी डिपेंड करता है, और के डिपेंड करता है तो ये फोर्स भी डिपेंड करती है। समझ में आया। तो आपके पास 3 बातें पता लग गई आपको। पहली, ध्यान से देखना कि फोर्स होती है वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, पहली बात। सेकंड बात कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे ही होती है ना, F12 = -F2।
and act along the line joining the two charge particles. Act along the line joining the two charge particles. हर मीडियम में इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, पर उसके सराउंडिंग का मटेरियल तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? पानी में तू स्लो क्यों दौड़ता है? होता तो तू वही है जो पहले था पानी के बाहर, पर दौड़ता स्लो है ना मोहित। समझ में आया? उसका रीजन बताऊंगा धीरे धीरे आगे चलेगा जब। वो ऐसा ही इफेक्ट कुछ होता है जिसकी वजह से क्या होती है, फोर्स डिक्रीज हो जाती है मीडियम चेंज करने पर। टाइम आएगा जब सारी बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ, अच्छी बात है। हमें दो बातें पता लग गई। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। यस, फ्री स्पेस मींस वैक्यूम, याद रखना। हम बोल देंगे थर्ड, नेचर ऑफ मीडियम। इन विच charges are placed. Charges are placed. समझ में आया? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश, आंसर करो। देखो तीसरी बात बताता हूं मैं आपको। जो कूलम्ब्स लॉ है ना, ये वैलिड कब होता है? जब जो चार्जेज है हमारे पास वो पॉइंट चार्जेज होने चाहिए। बच्चे कई बार बोलते सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? मान लो दो चार्ज बॉडी, एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस R1 है, एक की R2, और दोनों के बीच की दूरी है वो कैपिटल R। तो याद रखना, अगर इनका साइज इन दोनों के बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, मतलब कैपिटल R, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ चार्जेस, then they are said to be point charge. Said to be point charges. ठीक है? हाँ, तो ये चीजें दिमाग में रखनी सभी ने। समझ में आया? तीसरी बात आती है क्या बच्चों, जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना हमारा, न्यूक्लियस का साइज वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है ना? है ना? जब दो चार्जेस के बीच में इतनी छोटी दूरी हो जाएगी, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इफ R is less than this, then Coulomb's law is not valid. उस टाइम पे Coulomb's law वैलिड नहीं होगा। चार्जेस के बीच में रिपल्शन जरूर होगा, पर ये लो वैलिड नहीं। इस लो के अकॉर्डिंग फोर्स नहीं लगेगा, वो कुछ भी लग रहा होगा, व्हाट एवर जो भी, पर इस लो के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा होगा। समझ में आया? हाँ, तो आप लिख देना Coulomb's law is not valid when R is, लिख लो Coulomb's law is not valid when R is less than 10⁻⁻15 मीटर। इसको बोलते हैं फर्मी मीटर भी। क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। R is less than 1 फर्मी। फर्मी का मतलब ही होता है 10⁻⁻15 फर्मी मीटर, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेवल। न्यूक्लियर लेवल, समझ में आया? मतलब न्यूक्लियर रेंज में, न्यूक्लियर लेवल पे Coulomb's law वैलिड नहीं होता। ये बात समझ में आई सभी को?
आई क्या बच्चों? हाँ, ये बात समझ में आई, अच्छी आई, बढ़िया है। हाँ ओके। अब बच्चों बात क्या आती है, बात क्या आती है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सभी को समझ में आ रही? चलो मैं देखता रहता हूँ मैं चैट। अब कई बार बात बोलते हैं कि सर अगर मान लो ये फोर्स है, आप बोल रहे थे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये दो चार्ज है Q1 और एक Q2, एक पे इधर लगा लो और एक पे इधर लगा लो, क्या इक्वल अपोजिट हो गए? हाँ हो गए, बट क्या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है? नहीं, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग तो ये। तो याद रखना जब कंप्लीट बोलो तो आप बोलोगे फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आया? फोर्स शुड बी एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा ऐसे, ना कि ऐसे। इक्वल अपोजिट तो ये भी हो गया, बट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग थोड़ी है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग थोड़ी है। हाँ, तो आप बोल दोगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल। अब उसके बाद में आता है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, उसके बाद में आता है इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, याद रखना एक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, अभी रेस्ट पे पकड़ा हुआ है अपन ने, यहाँ पे इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg, ठीक है, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 4 kg, ये Q1 है और ये Q2। आप मेरे को एक बात बता दो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। T=0 पे इनकी कंडीशन ये थी, दोनों की, ये दोनों की सिचुएशन है T=0। हमने जब दोनों को फ्री छोड़ा, तो किसी टाइम T पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, Q2 की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ Q1 की वेलोसिटी क्या होगी सेम टाइम पे? Q1 भी कहीं पे पहुंच गया होगा, तो बताओ Q1 की वेलोसिटी क्या होगी? बताओ शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है, सेंटर ऑफ मास में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। Q1 और Q2 एक सिस्टम मान लोगे, तो इस पे देखो फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? 0। अरे जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, पूरा सिस्टम मान लोगे, दोनों को एक ही चीज मान लोगे, तो जितना इधर उतना इधर, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो सेंटर ऑफ मास विल बी रिमेन, देखो ध्यान से, तो जितनी फोर्स है जो इधर लग रही है उतनी इधर लगेगी। समझ में आया? जितनी इधर इस पे फोर्स लग रही है F12, ये F21, एज वी नो F12 is equals to F21, then net force on the system is 0। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल होगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ठीक हो गई? अब ठीक हो गई क्या? चले आ जाओ, देखो ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम क्या है, दोनों रेस्ट पे थे, इनिशियली इसका भी u0 था, इसका भी u0 था, तो आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल क्या आएगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2।
अब बताओ m1 कितना है, m2 कितना है, m2 है हमारा 4 kg। किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, कितनी है जल्दी बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को नेगेटिव मानोगे। समझ में आया? मेरे को नहीं पता है किधर दौड़ेगा, पर मेरे को ये पता है m2 की m1 की वैल्यू है 2 kg और v1 की वैल्यू अब निकालेंगे हम। सोल्व करोगे तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंटम एट टाइम t इज टू 0 इज टू मोमेंटम एट टाइम t। सोल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 80/2 माइनस का, दैट इज माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। आ गया समझ में, आ गया ना? हाँ, तो देखो अभी तो मैकेनिक्स स्टार्ट हुई है, मैं गारंटी ले रहा हूं मैक्सिमम मैकेनिक्स यूज होगी। अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले मैकेनिक्स के क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है? हाँ, तो ऐसा खेल चलता रहेगा, टेंशन मत लो, ऐसा खेल चलता रहेगा। हाँ, अब ध्यान से देखना है सभी ने और अच्छे से समझना है बच्चों। मान लो सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि ये पार्टिकल चला 5 मीटर इन टी टाइम में, तो ये कितना चला होगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, m1x1 इक्वल्स टू m2x2। आगे ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सियम हम मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे मान लेते हैं, तो आएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये 0 तो ये भी 0, तो आएगा m1x1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू m2x2 का मैग्नीट्यूड। तो बोलेगा ये अगर 5 मीटर चला तो बताओ ये कितना चला होगा, तो निकाल लोगे। हाँ, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। मैकेनिक्स घुसाऊंगा, टेंशन मतलब पूरी पूरा मैकेनिक्स यूज होगा इसमें, चाप्या कोई नहीं करेगा। जिसने मैकेनिक्स पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा अच्छे से, नहीं पढ़ा तो मजे करो। आ जाओ। ओके, अब ध्यान से देखो, हमें पता लग गया फोर्स क्या होती है, नॉन कॉन्टेक्ट होती है, टू डिफरेंट बॉडी पे लगती है ना, टू डिफरेंट बॉडी पे लगती है ना, इस पे एक इस पे लग रही है तो दूसरी दूसरे वाले चार्ज पे लगती है। चले, एक इस पे लगती है तो दूसरी दूसरे वाले चार्ज पे लगती है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अरे तो वही बात हो गई न्यूटन्स का थर्ड लॉ, है ना, हो गई या नहीं हो गई? तो हम बोलेंगे इट ओबे कूलम्स लॉ obeys Newton's थर्ड लॉ। कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। आ जाओ तो फिर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलें, चले क्या बच्चों? हाँ, ओके, देखो ध्यान से, न्यूटन्स, हाँ उसीलिए रुक गया था मैं मानसी, उसीलिए रुक गया था। चले अब आ जाओ, देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है act along the line joining the two charged particle, equal or opposite in direction, equal in magnitude, opposite in direction, act along the line joining। ठीक है, समझ में आया? ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, समझ में आया? हाँ,
अच्छी बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होती है ना, F12 इज टू माइनस F21। ओके, हाँ। तीसरी एक चीज लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो, ये सेंट्रल फोर्स होती है। जो फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, या मैं बोलूंगा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। जिस भी फोर्स के फॉर्मूले में 1/r² आ गया ना, वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। चौथी बात हम ये भी बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो मतलब जो क्वेश्चन आपके mg की वजह से आपने सोल्व किए थे वर्क पावर एनर्जी में, सेम क्वेश्चन Q की वजह से सोल्व कर सकते हो आप वर्क पावर एनर्जी में। समझ में आया? आया क्या बच्चों? बच्चों आ रहा है समझ में? बोल दिया करो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप वर्क पावर एनर्जी में mg की वजह से कर रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आ जाओ आगे क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक बात बताऊंगा। मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा है Q2। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, किधर लगेगा? दोनों पॉजिटिव है, जल्दी बताओ। Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। रिपेल करेगा तो इधर लगेगा, F(1) ड्यू टू 2। ठीक है, हाँ इधर लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई R12, तो आप लिखोगे F12। आ जाओ, देखो बच्चों, मान लो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया 1 पे, इधर लगाया। फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल, हाँ अच्छी बात, अच्छी बात। अब दूसरी बात आती है, मान लो यहां पे Q3 चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इस पे क्या फोर्स आएगा? इन दोनों के बीच में दूरी है R13, तो बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या आएगा? वो आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? लगेगा किधर? मान लो ये पॉजिटिव है तो इधर लगेगा ना, डायरेक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कहने का मतलब क्या है कि इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया। याद रखना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। वो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आया दोनों केसेस में? हाँ, वो अलग बात है कि नेट फोर्स चेंज हो जाए इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाए, बट force between two charged particle is independent on presence or absence of third charge particle. Force between two charged particle, लिख लो, force between two charged particle is independent on absence or presence of any other charged particle. Force between two charged particle is independent on presence or absence of any other charged particle. समझ में आया बच्चों? आया क्या? हाँ, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, गारंटी ले रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो। शाबाश। आगे देखो, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे याद रखना, उसमें के Q1 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, Q2 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट करके मोड लेना है, मोड। ठीक है, कभी साइन के साथ लिखो,
याद रखना, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड पुट करना है। समझ में आया? अब बच्चे बोलेंगे सर तो डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो करोगे कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस इन द सेंस, मैं बताता हूं, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस। आपसे कोई बोले इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से, तो सिंपल सी बात है अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो चार्ज है इसकी तरफ दौड़ेगा, तो डायरेक्शन तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ये किधर दौड़ेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो डायरेक्शन तो आपने कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई करी ना। फिर हाँ, मैग्नीट्यूड बेटा मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हम किससे आइडेंटिफाई कर लेंगे, कॉमन सेंस से। तरीका होता है, 2-3 तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्व करने के, तो ये तरीका आ गया। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू चार्ज पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? एंड द डायरेक्शन विल बी आइडेंटिफाइड बाय द कॉमन सेंस। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात, समझ में आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। अब उसके बाद में हम आगे चले, तो आपसे कोई बोले बच्चों समझ में आया, -3 पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, तो आप बोल दोगे टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे कोई चीजें नहीं है, ये तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कॉमन सेंस के लिए, जस्ट के की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको और ज्यादा सोल्व करना होगा। ठीक है ना? हाँ, आपसे कोई बोलेगा, जैसे सबसे पहले आया हुआ क्वेश्चन, ये 2 बार आया हुआ है, याद रखना, नीट में भी और शायद जेई में भी। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मिनिमम पॉसिबल फोर्स between two charged particle separated by 1 मीटर। अब आप बोलोगे मान लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, 1 मीटर से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा? यही होगा ना, यही होगा ना बच्चों? अरे हाँ कि ना, यही होगा, सिंपल सी बात। हाँ, बट मिनिमम कब होगा? आप बोलोगे सर बाकी कुछ तो चेंज कर नहीं सकते, Q1 और Q2 चेंज कर सकते हैं, तो Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जल्दी बताओ, छोटे से छोटा चार्ज कितना हो सकता है? Q1 इज टू E और Q2 इज टू E, तो आप लिख दोगे डायरेक्टली K E और E अपॉन R। इससे छोटा चार्ज तो हो नहीं सकता, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर, तो आप लिख दोगे K स्क्वायर न्यूटन, K स्क्वायर न्यूटन। समझ में आया? आया क्या? ये मत लिख देना ये भी 1 और ये भी 1, ये 1 नहीं हो सकते। स्मॉलेस्ट क्या हो सकते हैं? स्मॉलेस्ट हो सकते हैं ये E और E। F इज टू F मिनिमम कब होगा? F इज टू F मिनिमम कब होगा? जब आप बोलोगे Q1 इज टू Q मिनिमम एंड Q2 इज टू Q मिनिमम होगा। ठीक है ना? नीट और जेई दोनों में पूछा गया है, बच्चे घबरा जाते हैं स्टार्टिंग में, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, तो इन चीजों में ऐसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। अगर आपको वेक्टर आते हैं तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, नहीं आते हैं तो मौज लो, है ना? तो वेक्टर का अभी लेक्चर चल रहे हैं फ्रेश फ्रेश, ठीक है? 2-3 दिन, 3 दिन या इस वीक में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, 4 लेक्चर हो चुके हैं। एक बार फास्टली देख लेना, अच्छे से मजे आ जाएंगे। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है? हाँ, दोनों के बीच में दूरी है A, कितनी है? A। एक बेटा Q3 चार्ज है, ये हो गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा? A।
ये क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? अरे आया क्या? हाँ बिल्कुल आया, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, समझ में आया है ना? तो देखो आ जाओ चलते हैं। तो बच्चों जब हम आगे चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो ये सर फोर्स है Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेज है, आपसे बोल दिया जाए तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तीनों की वैल्यू क्या है Q। आपसे बोल दिया जाए फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये मान लो A है और ये B है, ये C है, तो आप बोलो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट B। इस पे नेट फोर्स निकालनी है, जल्दी बताओ। अरे फोर्स वेक्टर होती है, फोर्स यहाँ पे लग रही है तो वेक्टर लग रहा है, वेक्टर लग रहा है तो वेक्टर कितने लग रहे हैं देख लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लो। निकालो शाबाश। तो देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे फिर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आया? अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या सॉरी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 60 और ये 60 होंगे, तो ये भी 60 होगा। समझ में आया? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट उसके बीचों बीच पास होता है या नहीं होता? उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच पास होता है ना? हाँ, तो आप इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज बेसिकली, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? किधर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बीचों बीच आएगा, यहां पे सोल्व कर लोगे ना। अब F1 F2 बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 2F प्लस F1 F2, 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है? समझ में आया? आया। अब ध्यान से देखना, √2 बाहर निकाल लो, √2 2F है तो 2F स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, √2F बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कोस थीटा। F की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस कोस 60, कोस एंगल कितना है 60, पुट कर दो, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आ गया क्या? एक तो ये तरीका हो गया बच्चों, हो गया ना? हो गया या नहीं हो गया? दूसरा, एक वेक्टर से निकाल सकते हो डायरेक्ट, कंपोनेंट वाला। यस, दूसरा कंपोनेंट वाला, इसके कंपोनेंट बनाओगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। ऊपर वाले के कंपोनेंट बनाओगे, इसके एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अलग अलग कलर से कर देता हूं दोनों के कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, इसके कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, ये कंपोनेंट बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ है ये तो एफ साइन थीटा एफ कोस थीटा, ये एफ है तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये दो कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? आ जाओ अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये एक स्क्वायर है मान लो, देखो एक बार कंपोनेंट का मेथड देखो बच्चों, ये वेक्टर है,
इसके कंपोनेंट बनेंगे। तो ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम एक्स के लोग और वाई के लोग। तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये आएगा एफ कोस 30, ऑरेंज से लिखता हूं एफ कोस 30, और ये आएगा एफ साइन 30। सिमिलरली ये है, इसके कंपोनेंट बनेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा जिसको हम लिखेंगे एफ कोस, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो एफ कोस 30। दूसरा कंपोनेंट इधर एफ साइन 30। आप ध्यान से देखो ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये एफ और एफ दोनों बराबर है, तो साइन 30 भी बराबर होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, ये कंपोनेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2f cos 30। 2f cos 30 ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया राजपूत साहब? समझ में आ गया? बताओ। ओके, अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना है, अच्छे से चलना है सभी ने। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, क्यू 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 चार्जेस रखे हुए हैं। आपसे बोला जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट डी, ए बी सी डी। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। शाबाश शाबाश बच्चों, बताओ। ध्यान से देखना आप। इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर। सारी साइड है तो ये 45 डिग्री के एंगल पे लगेगा एफ ऑन सी ड्यू टू ए, दैट इज के Q1 Q2, है ना? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन अपॉन कितने का स्क्वायर, जल्दी बताओ। ये ए और ये ए, तो ये √2a आ जाएगा। समझ में आया? अब इसकी वजह से इस पे फोर्स देख लो, इसकी वजह से इस पे। तो पहले इसकी वजह से इस पे देखते हैं, इसको ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा के एफ ऑन सी ड्यू टू बी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तीसरा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, एफ ऑन सी ड्यू टू डी, एफ ऑन सी ड्यू टू डी, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, अब ध्यान से देखना, क्या ये आपको वेक्टर पता लग गए? तो ये तो आई के लोग हो गया, ये माइनस जे के लोग हो गया। इसके कंपोनेंट बना लो, एक इधर और एक इधर। कर सकते हो? कंपोनेंट बना के करो तो डायरेक्ट कर देना। इसका एक इधर कंपोनेंट क्या आएगा वो लिख देना, एक इसका कंपोनेंट क्या आएगा वो लिख देना। तो आपको आई के लोग देखते हैं नेट फोर्स क्या आएगा। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट इधर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कोस 45 आई कैप। समझ में आया? माइनस या मैं बोलूं प्लस, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें लगाना है बाद में कर लेना वो कंपनसेट, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका एक इधर कंपोनेंट और ये फोर्स, तो आप बोलोगे प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर साइन 45 इधर लगेगा माइनस जे के लोग। समझ में आया? माइनस जे के लोग याद रखना। अब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको स्केलर क्या पता ऐसे ऑप्शन में आ गया तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई। अब स्केलर में करना हो
तो ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा और इसी के अलोंग लगेगा। तो ये फोर्स तो इधर लगी रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। कितना आएगा, इसका और इसका सम कर दो, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ए है, तो ये ए है, तो ये क्या आएगा, √2 है। तो आप लिख दोगे √2 KQ² A²। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिखोगे दोनों का सम, और ये क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में। दोनों फॉर्म में आंसर निकलवा दिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी है तो बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश, बता दो भाई। कौन सा क्वेश्चन बताओ, कौन सा दोबारा करना है, वेक्टर फॉर्म वाला बताना है या स्केलर वाला, मैग्नीट्यूड वाला बताना है या वेक्टर फॉर्म वाला? एक बच्चे ने बोला है, बताओ, शाबाश। मैग्नीट्यूड वाला, देखो ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड वाला। अगर एक इधर फोर्स लग रहा है F, एक इधर फोर्स लग रहा है F, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जब इनका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच आता है हमेशा। वैल्यू क्या आएगी, तो आप देख लो एक बार, F का स्क्वायर प्लस 2FF cos 90। सोल्व करो, cos 90 मतलब 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, 2F², दैट इज रिजल्टेंट। 2F का क्या आएगा, √2F। समझ में आया? तो ये F तो ये आएगा √2F। और ये एग्जैक्टली पहले ही लग रहा था, इसकी वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो दोनों का ऐड कर दो भाई। जो रेड वाला है ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। एक ये लग रहा है, इसका रिजल्टेंट ये लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये, और इन तीनों का रिजल्टेंट इन दोनों का सम आ जाएगा। अब समझ में आया, मैग्नीट्यूड वाला समझ में आया बच्चों? अरे ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का। हाँ, अच्छी बात है, शाबाश। अच्छी बात। चलो आ जाओ, और आगे चलते हैं, और आगे चलें। आपसे कोई बोल दे ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और यहां पे -Q है। आपसे बोल दे, चलो ये भी छोड़ो, इसको भी माइनस कर देता हूं। आपसे कोई बोले इसका नाम है A, ये B, ये C और ये D। अरे आ रहा हूँ। अरे माइक ऑफ कर लो रामलाल। ओके, देखो ये A है और ये A है, समझ में आया? हाँ, तो साइड सबकी सेम है। इसके ऊपर अगर कोई फोर्स निकलवाए तो निकाल दोगे क्या, निकाल दोगे? आ जाओ देखते हैं, इसकी वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। इसकी वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर। कितना लगेगा, इसको मैं दे देता हूं F/1, F/A ड्यू टू B, सॉरी F/B ड्यू टू A, KQ² इसकी वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर। कितना लगेगा, F/B ड्यू टू C, KQ² साइड डिस्टेंस कितनी है, A, मैग्नीट्यूड Q² हो गया। इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो फोर्स लगेगा इधर। समझ में आया? हाँ, ये आएगा KQ² अपॉन √2A का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इस डायरेक्शन में आएगा वो, और ये इस डायरेक्शन में है ना। तो जिसको वेक्टर अच्छा आता है वो देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर आएगा, वो आएगा √2F, तो √2KQ² अपॉन A²। और इधर क्या आ रहा है, इधर फोर्स आ रहा है KQ² अपॉन 2A²। समझ में आया? कौन सा फोर्स ज्यादा है, क्या ये वाला फोर्स ज्यादा है? हाँ, तो रिजल्टेंट किधर आएगा,
दोनों है तो एक ही लाइन के अलोंग, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। किसके बराबर आएगा, दिस माइनस दिस, तो आप लिख दोगे √2 KQ² अपॉन A² माइनस KQ² अपॉन 2A²। समझ में आया, कर लोगे ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें अब बताओ क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है तो भाई वो वेक्टर आने चाहिए, वेक्टर का क्वेश्चन था ये तो, है ना। अरे वेक्टर का क्वेश्चन था ना। अब बताओ इसमें कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या लग रहा है, और मैं गारंटी ले रहा हूं पूरी 12th की फिजिक्स में ऐसे ही चलता है। वैसे कैपेसिटर आएगा उसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा नया आएगा, वरना लगभग लगभग हर जगह यही चलेगा। तुम बोलोगे सला पता ही नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों वेक्टर अच्छे से कर लो अपने, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपसे कोई पूछे अगर मैं स्क्वायर की जगह ये भी बना सकता हूं, हेक्सागोन, यहां पे चार्ज रख दूं, एक क्यू एक क्यू ये एक क्यू ये एक क्यू ये एक क्यू ये एक क्यू ये, साइड सबकी ए, बोल दू बताओ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। अरे डिफिकल्ट होगा तो क्या होगा, पहले वाले एग्जाम्पल में √2a कैसे आया बेटा, ये इसको अगर आप f मान लोगे तो ये भी f, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। और एक तीसरा है वो भी तो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो ये आ गया। तीसरा है वो भी तो फोर्स लगा रहा है इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। समझ में आया, अरे आया क्या, ओके। एक्सटेंडेड चार्ज पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, नहीं भाई पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, देख मैंने तेरे को बताया है इससे पहले, पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हाँ आगे चलें, ध्यान से देखना आप बच्चों। अब मान लो मैं बोल दूं इनकी साइड सभी की है, इरेगुलर हेक्सागोन है, सभी साइड है। अब मैं बोल दूं इस पे बताओ फोर्स क्या आएगा, तो इस पे जब फोर्स कैलकुलेट करोगे तो डिफिकल्ट क्या होगा, कैलकुलेशन होगी ना, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा भाई। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ये लगा लो, इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ये लगा लो। अब ये वेक्टर हो गए 5, पांचों वेक्टर का सम करना है, वो आपको करना है। आर आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला आर, ये वाला आर कितना होगा, ये वाला आर कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। अब भाई इसमें एग्जैक्टली है क्या, रिजल्टेंट ही तो है। अरे बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ही तो आया। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं आते तो मौज कर सकते हो, मौज भी तो करने का एक चांस होता है। आगे चले, एक घर से ट्राई करना, क्यू 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 क्यू, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, नेट फोर्स निकालनी इसमें, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ। ठीक है, निकालनी है। दूसरा देखो, क्यू साइड ए मान लेना स्क्वायर की ए, क्यू क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू, ये क्यू, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, एफ नेट निकालना है, साइड ए मान लेना सभी, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू प्लेस्ड एट ओ। याद रखना खुद से करके लाओगे, डिस्कस भी नहीं करूंगा, पहले बता देता हूं।
ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, इसकी वजह से जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इसकी वजह से इधर लगेगा। चेक खुद करना है कितना लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसकी वजह से फोर्स इस पे किधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा ये तो इधर लगेगा, इसकी वजह से रिपेल करेगा तो भी इधर लगेगा, इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा ये, इसकी वजह से किधर लगेगा, रिपेल करेगा, इधर लगेगा। इन ये दो वेक्टर दोनों को ऐड करोगे फिर इनका रिजल्टेंट इधर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया? आया ना? अब फास्टली बता दे, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है क्योंकि फिर मेरा ही दिमाग खाते, कल बोलते सर डिस्कशन लो। एक बच्चों क्वेश्चन ये है, खुद से ट्राई करना है, घड़ी वाला। प्रोटो का क्वेश्चन है, जैसे सुई होती है ना, नंबर्स होते हैं दीवार घड़ी में, ऐसे ही दीवार घड़ी में यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और जितना नंबर लिखा हुआ है उतना ही चार्ज पार्टिकल है, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड है कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 कूलम। एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, साइड जो ये लेंथ है ये ए है, याद रखना। आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है और ये सभी क्या है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, 12 कूलम। आपसे बोल दिया जाएगा बताओ एफ नेट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, हेक्सागन का देख रहे, अरे तेरे को क्या बताऊं हेक्सागन का, ये बता मेरे को भाई। हेक्सागन का क्या है, इसकी वजह से इधर लगेगी फोर्स, इसकी वजह से इधर लगेगी, इसकी वजह से इधर लगेगी, इसकी वजह से इधर लगेगी, इसकी वजह से इधर लगेगी। ध्यान से देखे ना, ध्यान से देखे तो ये और ये दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ये नहीं, हाँ ये और ये दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। ये और ये दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि सेम फोर्सेज। और ये वाला तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएंगे, रिजल्टेंट फोर्स भी इधर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा ना? अरे बता दे, बस तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है फिर? हाँ, अब ध्यान से देखो और अच्छे से समझना है सभी ने। इसकी वजह से फोर्स इसके सेंटर पे निकालनी है, खुद से कैलकुलेट करोगे, ना समझ में आए तो थर्ड लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन यही है, समझ में ना आए जब भी देखना है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में, सॉरी फोर्थ लेक्चर लिख रखा है उस पर, बाकी वो है ही थर्ड, है ना। तो ये करना है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, आगे चलें, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आप क्लास होगी तुम्हारी शायद। देखो बच्चों, इतना कर लेना, नहीं है क्लास, बोर्ड की क्लास थी ऐसे बोल रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो, आ जाओ तो फिर, आ जाओ, शाबाश, आगे चलते हैं। दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करवा जाओ, फिर मजे किरकिरे नहीं करने।